नमस्कार मित्रों, गुरुजी क्लासेस में आपका स्वागत है। एक बार हम पुनः उपस्थित हुए हैं बीएड फर्स्ट पेपर के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के। तो आइए देखते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है 1902 में लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की। इसकी नींव 1901 में शिमला शिक्षा सम्मेलन से पड़ी, जिसमें 150 प्रस्ताव पारित किए गए। तो लॉर्ड कर्जन ने 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया, ठीक है। और शिमला शिक्षा जो सम्मेलन था वहाँ से इसकी नींव पड़ी थी, जिसमें 150 प्रस्ताव पारित किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। लॉर्ड कर्जन की जो शिक्षा थी उसकी मुख्य देने क्या थी। नंबर 1 क्या है, विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन किया गया। नंबर 2 क्या है, माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक वृद्धि की गई, ठीक है। नंबर 3, प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रखा गया। कृषि शिक्षा की व्यवस्था की गई। पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। विदेश में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई। प्राथमिक शिक्षा का विस्तार एवं सुधार किया गया और केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। ये कुछ क्या हैं, लॉर्ड कर्जन की जो शिक्षा नीति थी उसकी देन थी, या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कह सकते हैं। ये कुछ देने थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय भारत का प्रथम एवं बड़ा विश्वविद्यालय था तथा उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो जो कलकत्ता विश्वविद्यालय था वो भारत का प्रथम विश्वविद्यालय था और उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। डॉक्टर गुरदास बनर्जी तथा सैयद हसन विलग्रामी भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य थे, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन के बाद में डॉक्टर गुरदास बनर्जी तथा सैयद हसन को भी इस विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य के रूप में रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति सर माइकल सैडलर की अध्यक्षता में 1917 में एक कमीशन नियुक्त किया गया, जिसे क्या कहा जाता है, सैडलर कमीशन या सैडलर आयोग, ठीक है। तो 1917 में आपका सैडलर कमीशन नियुक्त किया गया, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, माइकल सैडलर थे, और ये लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, ठीक है। और जो सैडलर कमीशन था उसका शिक्षा शास्त्र के लिए अद्वितीय योगदान था, ठीक है। क्या था, भारत में शिक्षा शास्त्र के लिए सैडलर कमीशन का योगदान क्या था, अद्वितीय था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग को ही हम क्या कहते हैं, सैडलर कमीशन कहते हैं, ठीक है। फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय की एक परिभाषा है, आर्थर मैथ्यू ने क्या लिखा है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का प्रतिवेदन सुझाव व सूचना का अनंत स्रोत रहा है। भारतीय शिक्षा के इतिहास में इसका असीम योगदान है, ठीक है। जो कलकत्ता विश्वविद्यालय था उसमें क्या था, प्रतिवेदन सुझाव व सूचना का स्रोत था ये, ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय। और इसका भारतीय शिक्षा में योगदान क्या था, अद्वितीय योगदान कहा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशों के बाद 1921 तक 7 विश्वविद्यालय खोले गए, ठीक है। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय ने जो सिफारिशें की उसके बाद में 7 विश्वविद्यालय अनेक प्रांतों में भारत के अंदर खोले गए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वर्धा नगर में आयोजित नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में जिस शिक्षा योजना का सूत्रपात हुआ उसे वर्धा शिक्षा योजना कहा जा सकता है, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि वर्धा शिक्षा योजना का सूत्रपात कहाँ से हुआ, तो वर्धा नगर में जो नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई वहाँ से इसका सूत्रपात हुआ। तो वर्धा शिक्षा को हम क्या कहते हैं, बेसिक शिक्षा भी कहते हैं और नई तालीम भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 22 व 23 अक्टूबर 1937 को महाराष्ट्र के वर्धा नगर में गांधी जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं एवं शिक्षा शास्त्रियों का सम्मेलन बुलाया गया, ठीक है। तो जो वर्धा शिक्षा थी वो क्या कहाँ से आई, तो 22 व 23 अक्टूबर 1937 को महाराष्ट्र के वर्धा नगर में राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं एवं शिक्षा शास्त्रियों का जो सम्मेलन या जो नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, ठीक है, उसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने, ठीक है। वहीं से हमारे वर्धा शिक्षा का क्या होता है, जन्म कह सकते हो होता है, ठीक। फिर वर्धा शिक्षा में कुछ प्रस्ताव पारित किए गए, तो वो देख लेते हैं। तो वर्धा शिक्षा में जो प्रस्ताव पारित किए गए उसमें क्या था, 8 वर्ष की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, ठीक है।
8 वर्ष की क्या थी, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा थी। शिक्षा का माध्यम क्या था, मातृभाषा था। शिक्षा को किसी हस्तकला से जोड़ा था, ठीक है, तो शिक्षा को किसी न किसी हस्तकला से या कह सकते हो किसी शिल्प से जोड़ा गया था। फिर वर्धा शिक्षा में प्रायोगिक व हस्तकला विषयों की प्रधानता थी, ठीक है, क्या था, वर्धा शिक्षा के अंतर्गत प्रायोगिक एवं हस्तकला विषयों की प्रधानता थी, ठीक। फिर इसकी वर्धा शिक्षा जो दी गई हमें, या कह सकते हो बेसिक शिक्षा या नई तालीम जो दी गई, इसकी समय सारणी देख लेते हैं। तो समय सारणी में हस्तकला के लिए सबसे ज़्यादा समय दिया गया, ठीक है, तो वो था 3 घंटे 20 मिनट का, ठीक। तो हस्तकला के लिए 3 घंटे 20 मिनट का समय दिया गया। मातृभाषा के लिए 40 मिनट, संगीत और गणित के लिए 40 मिनट, सामाजिक अध्ययन व सामाजिक विज्ञान के लिए 30 मिनट, शारीरिक शिक्षा के लिए 10 मिनट व खेल कूद के लिए 10 मिनट, और टोटल जो हमारा ड्यूरेशन था वो 5 घंटे 30 मिनट का था, ठीक है। तो ये थी समय सारणी जो वर्धा शिक्षा के द्वारा दी गई। आगे चलते हैं। अगले पॉइंट पर क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत में पुनः शिक्षा पर ध्यान देने की ज़रूरत हुई, ठीक है। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1944 में ख़त्म हुआ, उसके बाद भारत की शिक्षा पर पुनः ध्यान देने की आवश्यकता हुई, जिसके लिए क्या किया गया, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने सर सर्जेंट की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट सर सर्जेंट की अध्यक्षता में जो एक रिपोर्ट तैयार की गई, उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्जेंट रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कुछ स्थितियां खराब हुई थी, उसके बाद शिक्षा में कुछ सुधार होने थे, इसीलिए सर सर्जेंट को यह कार्य सौंपा गया, ठीक है। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो थी 1944 में दी और आगामी 40 वर्षों में शिक्षा के विकास की योजना प्रस्तुत की, ठीक है। तो मतलब अगले 40 वर्षों तक के शिक्षा का कैसा विकास होगा उसकी योजना इस रिपोर्ट में थी, ठीक है। और इस रिपोर्ट में कुल कितने 12 खंड थे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। कुछ आयोग हैं, उनके जांच के क्षेत्र भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हंटर आयोग के जांच के क्षेत्र पहले देख लेते हैं। तो पहला क्षेत्र जांच का क्या था, क्या सरकार माध्यमिक व उच्च शिक्षा में मोहग्रस्त है। तो ये पता लगाना था कि सरकार क्या माध्यमिक या उच्च शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, प्राथमिक शिक्षा को नज़रअंदाज किया जा रहा है, पहले तो इसको पता लगाना था। नंबर 2 था वर्तमान शिक्षा की स्थिति व सुधार की क्या संभावनाएं हैं, ठीक है। जो स्थिति बनी हुई है वर्तमान समय में शिक्षा की, उसमें क्या सुधार हो सकता है, उस पर जाँच करनी थी, ठीक है। फिर देश के सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है, ठीक है, जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस थे उनकी क्या स्थिति है, ठीक है। फिर देश की शिक्षा व्यवस्था में मिशन स्कूलों का स्थान, जो मिशनरी स्कूल थे या जो किसी मिशन के तहत चलते थे, उन स्कूलों का क्या स्थान है या क्या योगदान है देश में, उसकी जांच के लिए और उस पर कुछ सुझाव मांगे गए, ठीक है, हंटर आयोग के द्वारा। फिर आगे चलते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, ठीक है, जिसको सैडलर कमीशन कहा गया, इसके जांच के क्षेत्र क्या थे, कलकत्ता विश्वविद्यालय की अवस्था एवं आवश्यकता की जांच करना, किस अवस्था में कलकत्ता विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है, उसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, ठीक है, उसकी जांच करना, और संबंधित समस्याओं का रचनात्मक समाधान। अगर कोई समस्या मिलती है तो उसका रचनात्मक समाधान क्या हो, उस पर अपने क्या कहते हैं विचार उनको उस रिपोर्ट में देने थे, सिफारिशें। फिर आते हैं सर्जेंट रिपोर्ट के जांच के क्षेत्र। तो सर्जेंट रिपोर्ट के जांच के क्षेत्र क्या थे, योजना का जो उद्देश्य था सर्जेंट रिपोर्ट का, वो 313 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष व्यय करना था, ठीक है। तो जो 313 करोड़ रुपए था वो किस प्रकार से व्यय किया जाए, ठीक है। और 40 वर्ष में भारत के शैक्षिक विकास को इंग्लैंड के स्तर तक पहुंचाना, ठीक है। तो और जो शिक्षा का स्तर भारत में था उसके स्तर को इंग्लैंड के शिक्षा के स्तर तक 40 वर्षों में पहुंचाना, ये जांच का क्षेत्र था। फिर सर्जेंट रिपोर्ट जो थी उसने स्त्री शिक्षा, जन शिक्षा, विकलांग शिक्षा, प्रौद्योगिकी शिक्षा का अध्ययन किया और उस पर अपने सुझाव दिए, ठीक है। तो ये कुछ 19 पॉइंट थे सर्जेंट रिपोर्ट तक, इस जहाँ से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो इनको ध्यान से वीडियो रिपीट करके भी एक बार देख लीजिएगा, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन अन्य बनेंगे वो आपके लिए इजी होंगे, वो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं
क्योंकि काफ़ी बच्चों का आ रहा था कि सर मैटर नहीं मिल रहा है, तो वो पीछे से वैदिक काल से लगा करके सारे वीडियोस देखें, ठीक है। आशा करते हैं कि आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बाकी के लिए अगला वीडियो नेक्स्ट टाइम में।